गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम कला के सिद्धांत के अंदर हमने अनुपात और बैलेंस पढ़ा, जिसमें औपचारिक बैलेंस संतुलन जिसे कहते हैं या और अनौपचारिक बैलेंस पढ़ा। तीसरा है इसमें लय या रिदम। म्यूज़िक में आप देखते होंगे रिदम कि कला के सिद्धांत में लय जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका संबंध एक सुसंगठित निरंतर नियमित रूप से बढ़ने वाली गति से होता है। एक्चुअली में लय हम किसे कहते हैं कि एक निश्चित अंतराल के पश्चात निरंतर एक गति हो, वही लय कहलाती है। अगर उसमें निश्चित अंतराल नहीं हो और गति नहीं हो तो वह लय नहीं होगी। गृह सज्जा में हमारी गृह सज्जा के अंदर हम लय उसको कहते हैं कि जब हम कोई डेकोरेशन करते हैं तो उसके अंदर आँख जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल लय में घूमती हुई नज़र आए, कहीं भी रुकावट नहीं हो, बाधा नहीं हो। अगर बाधा आती है तो वह सुंदर नहीं नज़र आएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो लय जो है वो एक जो नज़र है हमारी वो एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार जाए और निश्चित अंतराल पर ऊपर से नीचे की तरफ उसका मूवमेंट हो, उसमें गति हो, उसे ये हम लय कहते हैं। तो लय जो है वो विभिन्न वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, रेखा, बनावट, आकृति के जब हम एक उनको मेल करवा देते हैं तो एक सही अनुपात में वो होते हैं, संतुलन में होते हैं, तो वह लय उत्पन्न करते हैं। लय आँखों की गति प्रदान करता है और जो डेकोरेशन होती है उसके अंदर अट्रैक्शन और लुभावनापन, एक अद्भुत कला लेकर के आता है, उसको अलग से बिखेरता है। सामान्य अर्थ में यदि हम लय को कहें तो रेखाओं, आकार, आकृतियों, रंगों की आवृत्ति से निर्मित उस मार्ग से है जिस पर हमारी आंखें स्वतः ही एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ यात्रा करने लगती हैं। किसी भी जब हम देखें तो प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर हमें मनोरम दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर लय रहती है। जैसे झरने में बहता हुआ पानी, सागर की लहरें बिल्कुल निश्चित अंतराल के बाद उठती हैं और पीछे चली जाती हैं। तितलियों का इधर से उधर मंडराना, डूबते सूरज की किरणें, उगते सूरज की किरणें, ये सब कुछ एक गति करती हैं, एक गति बताती हैं, एक निश्चित अंतराल पर होती हैं, संतुलन है इनके अंदर, इसीलिए अलौकिक सुंदरता और मनोरम दृश्य हमें नज़र आता है। तो इसी प्रकार जो एक कलाकार होता है वो भी अपनी कला के अंदर जो है लय उत्पन्न करता है। लय संगीत और नृत्य का आधार है एक्चुअल में, और हमें तभी संगीत और नृत्य भी हमें तभी सुंदर लगता है जब उसके अंदर लय हो। लय के बिना हमें कोई भी चीज़ सुंदर नहीं लगती। तो गृह सज्जा में भी लय जो है वो सौंदर्य आकर्षण उत्पन्न करती है। कमरे में फर्नीचर, कालीन, पर्दे, फूलदान, चित्र तथा अन्य सजावटी वस्तुओं को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करके रखें कि उनके अंदर लय उत्पन्न हो जाए और आँखों की जो गति है वो उनका अनुसरण करते हुए पूरे कक्ष के अंदर घूमें। इसी को हम लय कहते हैं। किसी भी चीज़ की एक पूर्ण आवृत्ति एक निश्चित अंतराल के बाद उसे हम लय कहते हैं। तो लय के दो प्रकार हैं, नियमानुसार लय और स्वच्छंद लय। नियमानुसार लय जो है उसे नियमित लय भी कहते हैं, जो लय प्राप्त करने की सबसे इजी और प्रभावी तरीका है। बहुत पुराने समय में लय का उपयोग गृह सज्जा में किया जाता था। इस प्रकार के लय को प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार की इकाई या इकाई समूह को बार बार नियमित रूप से हम निश्चित दूरी पर दोहराते हैं। जैसे आप हवा महल देखेंगे तो बिल्कुल लय उसमें उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी जो विंडोज़ उसके अंदर बनी हुई हैं उनके अंदर समान चीज़ है बिल्कुल, और वही ऊपर और नीचे वो दोहराई गई है, बार बार दोहराई गई है। इस कारण से उसके अंदर लय उत्पन्न होती है और हवा महल हमें सुंदर नज़र आता है। तो लेकिन यह भी है कि इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति होती है बहुत अधिक बार करने पर नीरसता या वायुपन भी आ सकता है।
तो हवा महल हमें क्योंकि निश्चित एक एरिया में ही बना हुआ है, लिमिटेड एरिया में, इसलिए सुंदर नज़र आ रहा है। तो बोरियत और निरस्ता होना, अगर हम बार बार किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो बोरियत और निरस्ता होना स्वाभाविक है। तो हम जो नियमानुसार लय है उसको हम लिमिटेड एरिया के अंदर ही हम उसको कर सकते हैं। सेकंड आता है स्वच्छंद लय। इस लय में जो अनवरत जो दूरी होती है, अनियमित जो दूरी होती है, अनियमित दूरी का उपयोग किया जाता है। इससे उत्पन्न लय स्वच्छंद लय कहलाती है। इस प्रकार के लय में आँखों की गति निश्चित एवं नियमित नहीं रहती और आँखें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐच्छिक संवेगात्मक प्रभाव भेजती हैं। तो रेखाओं, रंगों, आकार, आकृतियों को विभिन्न रूपों में प्रयुक्त करके स्वच्छंद लय की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो स्वच्छंद लय हम उससे कह रहे हैं जब नमूने या इकाइयों को हम अनियमित अंतराल पर और अनियमित दूरी पर हम प्रयोग करें, तब इससे उत्पन्न लय जो होती है वो स्वच्छंद लय कहलाती है। अब हम लय को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका अगर हम देखें तो आकार में पुनरावृत्ति के द्वारा, आकार में नियमानुसार वृद्धि के द्वारा और रेखाओं की सरल संयुक्त एवं निरंतर गति के द्वारा, रेखाओं तथा नमूनों के स्थानांतरण के द्वारा और रेखाओं की विपक्षता के द्वारा। तो आकार के पुनरावृत्ति अगर हम देखें तो एक जैसे लहर उठती है उसी प्रकार अगर हम फर्नीचर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर सोफ़ा सेट पर रखे जाने वाले जो 5 कुशन होते हैं वो सारे एक जैसे होने चाहिए। इस प्रकार हम लय उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे सभी नमूने, इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित और घुली मिली हों जो आँखों को सुख पहुँचाती हों। दूसरा आता है आकार में नियमानुसार वृद्धि। अब हम जैसे क्वेश्चन रख रहे हैं तो सबके आकार क्या हैं, बराबर हैं। जब किसी वस्तु के आकार में नियमानुसार कमी और बढ़ोतरी की जाती है तो इसी कमी बेसी को उतार चढ़ाव से एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो एक खाली दीवार की सज्जा यदि 5-6 कलात्मक तितलियों से की जाए जो विभिन्न आकार की हैं, बड़ी से लेकर के छोटी हम ऊपर तक लेके जाएं, ऊपर बड़ी हो और नीचे छोटी हो, तो पहले दीवार पर बड़ी तितली, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, इस प्रकार इस क्रम में हम लगाएंगे तो ये एक लय उत्पन्न करेगी उस दीवार के ऊपर। और इस प्रकार जब हमने दीवार की खूबसूरती और आकर्षक हम बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत यदि पहले ही सबसे बड़ी तितली और फिर उससे 4-5 गुना छोटी, फिर बड़ी तितली, फिर उससे छोटी तितली, आगे का क्रम भी इसी प्रकार का हो तो सज्जा बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगेगी। तो हम लय उत्पन्न करने के लिए ऊपर की तरफ बड़ी तितली, फिर उससे छोटी छोटी करते हुए हम सबसे नीचे छोटी तितली हम लगाएंगे। तीसरा आता है रेखाओं की सरल और संयुक्त निरंतर गति। अविराम रेखा गतिशील होती है, विक्रम रेखाएं निरंतरता एवं अनवरत लगातार का भाव उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार एक लय और एक गति उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मेज पोज, कुशन कवर, बेड कवर आदि गोल डिज़ाइन, इन्हें हम आकर्षक और मनोहारी रूप लगने लगते हैं। इसी प्रकार यदि भवन के निर्माण के अंदर हम देखें तो घर के बाहर की तरफ एलिवेशन में यदि गोलाई ली हुए हो तो मकान की सुंदरता बहुत आकर्षक और सुंदर नज़र आती है। घर में जो फर्नीचर गोलाई लिए हुए होते हैं वो बहुत सुंदर और अलग लगते हैं। जैसे हमने चारों तरफ सोफ़ा लगा दिया है और सेंटर के अंदर हम जो सेंटर टेबल लगा रहे हैं उसको हम गोल लगा दें तो वो एक लय उत्पन्न करेगा। चौथा आता है रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता। रेखाओं नमूनों की स्थानांतरता से भी एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है जो ट्रांसवर्स ऑफ लाइंस और डिज़ाइंस, जो कि दृष्टि को निर्बाध गति प्रदान करता है। आंखें स्वतः ही एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने लगती हैं और सुख का अनुभव होता है। जैसे वक्र रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, इनके द्वारा लय खूबसूरत बनाई जा सकती है। जैसे घर में बाहर का जो दरवाज़ा है, खिड़कियां हैं, चौकोर, उनको हम अधिक चौकोर बना सकते हैं, उनको अधिक सुंदर बनाने के लिए। उसके बाद आता है रेखाओं की विपक्षता। जब खड़ी और लंबवत रेखाएं तथा समतल आड़ी रेखाओं समकोण पर आकार पर मिलती हैं तब एक प्रकार की लय उत्पन्न होती है।
तो इस प्रकार से एक तरफ खड़ी रेखाएं और एक तरफ आड़ी रेखाओं का यूज़ करके भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे गृह निर्माण में वर्गाकार आयताकार फर्नीचर, पर्दों के लटकाव की रेखाएं, मुंडेर आदि में रेखाओं की विपक्षता सुंदरता और आकर्षण लेकर के आती हैं। ये था लय। उसके पश्चात आता है अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब है कि एकता का सिद्धांत, एकता का भाव, एक रूपता का सिद्धांत जिसमें हो, एक दूसरे के अनुरूप हों चीज़ें, वो एक अनुरूपता कहलाती है। तो कला के सिद्धांत में अनुरूपता भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि एकता का भाव उत्पन्न करता है। यदि हमने जितनी भी चीज़ें सजावट के लिए रखी हैं, डेकोरेशन के लिए रखी हैं किसी ड्राइंग रूम या किसी भी थाल के अंदर, तो जब तक कि उनके अंदर एकता नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे दिखने में, साइज़ में, आकार में, रेखा में, यूज़ में, तब तक वो सही नहीं लगेंगी, उनका सही भाव नहीं आएगा, विचार नहीं आएगा, क्योंकि जब तक एकता नहीं होगी उनके अंदर तो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी और सबसे बड़ी बात व्यवस्थित नहीं लगेंगी। तो अनुरूपता को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अनुरूपता कला का वो सिद्धांत है जिससे वस्तुओं और भावों के चयन और उनके उचित व्यवस्थापन का एक माध्यम बनता है और एकता का भाव उत्पन्न करता है। तो जब भी हम गृह सज्जा करते हैं तो सभी वस्तुओं के अंदर आपस में एक संबंध होना चाहिए, सभी एक दूसरे चाहे आकार के अंदर, आकृति के अंदर समानता का भाव होना चाहिए, उनके अंदर रंग रूप, एक रेखा, आकार, बनावट, आकृति सब में समानता होनी चाहिए, इवन यूज़ में भी समानता होनी चाहिए। जैसे हम एक तरह का सामान यूज़ करने वाला एक स्थान पर रखेंगे तो हमें ज़्यादा सही होगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि एक अत्यंत साधारण सा पत्थर को उठा करके यदि हम गढ़ाई करने लगें, एक मूर्तिकार गढ़ाई करने लगता है तो उससे सुंदर मूर्ति बना देता है। कब बना सकता है? जबकि उसके रंग रूप, बनावट, आकार सभी में समानता हो और वह संतुलित हो, संतुलित अनुपात में हो। और निर्जीव पत्थर भी हमें इस तरह से एक अच्छे सा लगने लगता है। तो हम देखते हैं कि कलर के अंदर भी समानता होनी चाहिए, साइज़ में भी समानता होनी चाहिए, तभी वो अनुरूप नज़र आएगा। अनुरूपता के जो है वो तत्व हैं कुछ, रेखा एवं रूप में अनुरूपता, आकार में अनुरूपता, बनावट में अनुरूपता, रंग में अनुरूपता, विचारों में अनुरूपता होनी चाहिए। अगर हम देखें तो पहला जो है वो है रंग में अनुरूपता। किसी भी कलात्मक वस्तु के निर्माण में रेखाओं और रूप का अमूल्य योगदान होता है। यदि रेखा और आकार, रेखा और रूप के अंदर समानता नहीं है तो कला का निर्माण होना असंभव है। रेखाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, कोई भी असम हो सकती हैं, सम हो सकती हैं, तिरछी हो सकती हैं, आड़ी हो सकती हैं, वक्र हो सकती हैं, लंबवत हो सकती हैं। तो इन सब के संयोजन से ही एक सुंदर और कलात्मक वस्तु का निर्माण होता है। तो एक जैसी रेखाएं जो हैं वो एकता का भाव उत्पन्न करती हैं, जबकि विपरीत रेखाएं जो होती हैं वो विरोध उत्पन्न करती हैं। तो हमें गृह सज्जा के में एक अनुरूपता लाने के लिए रेखाओं का उपयोग किया जाता है। रेखाओं की मदद से हम अति सुंदर और आकर्षक सज्जा कर सकते हैं। उसी प्रकार आकार और माप में अनुरूपता होनी चाहिए कि जैसे रेखाओं की भांति आकार के अंदर भी सारे जितने भी आकार हैं, गोल है, चौकोर है, षटभुजाकार है, पंचभुजाकार है, चौकोर है, इन सब के अंदर अनुरूपता होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटे कमरे के अंदर अगर हम बड़े साइज़ के सोफ़े रख देते हैं तो आकार में संतुलन, अनुरूपता नहीं रहती है, तो वह चीज़ हमें सुंदर नहीं नज़र आएगी। तो कलात्मक वस्तु में अनुरूपता लाने के लिए समानुपात का नियम होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। गृह सज्जा करते समय कक्ष के आकार के अनुरूप ही हमें सजावटी सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आता है बनावट में अनुरूपता। बनावट का विस्तार पूर्वक अध्ययन अगर हम करें तो कला के तत्व जितने भी हैं उनके अंदर आकार, आकृति, रेखा की भांति ही बनावट में भी अनुरूपता होनी चाहिए। एक
व्यक्ति जो है यदि बनावट विभिन्न प्रकार की हो सकती है, कोई भी कोमल, कठोर, रोएदार, कड़े, भुरभुरे, समतल, छिद्रदार, चट्टानी, स्पंजी। तो घर की सजावट करते समय हमें इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वस्तु हमें कहाँ पर कोमल यूज़ करनी है या खुरदरी यूज़ करनी है, एक दूसरे से उसका मेल करना चाहिए। यदि हम खुरदरी के साथ में सॉफ्ट चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं तो वो सुंदर या अच्छा नज़र नहीं आएगा और काम का भी नहीं होगा। फिर आता है रंग में अनुरूपता। आप अभी पूरा जो है वो रंग का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी, तब आप देखेंगे कि एक तरफ के जो रंग हैं वो सारे गर्म हैं, एक तरफ के रंग ठंडे हैं, और एक ही कलर के जो होते हैं टिंट और शेड्स होते हैं, तो उन सब के अंदर आपस में अनुरूपता होनी चाहिए। जितने भी कलर के को उपयोग करने के लिए जो कलर के सिद्धांत बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनका उपयोग करते हुए ही कलर का उपयोग करना, उनको देखते हुए कलर का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि रंग में अनुरूपता आ सके। तो रंग में अनुरूपता मौसम, जलवायु, ओकेज़न, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, इन सब का ध्यान रखते हुए हमें रंग का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है विचारों में अनुरूपता। आकार, आकृति, रंग, रेखा, बनावट, इन सब में अनुरूपता की भांति विचार में भी अनुरूपता होनी चाहिए। हम घर में भी देखते हैं कि यदि विचारों में अनुरूपता नहीं है तो तर्क वितर्क और होने लग जाता है। तो उसी प्रकार घर की चीज़ों के अंदर भी यदि हम विचारों में अनुरूपता नहीं रखेंगे, जैसे कौन सी वस्तुएं किस स्थान पर शोभा देंगी, उपयोगी होंगी, ये हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। यदि हम उपयोगी एक ही समान एक जगह पे काम आने वाली चीज़ों को एक स्थान पर नहीं रखेंगे तो कार्य करते समय हमें ही परेशानी होगी। इसी प्रकार पर्दे, कालीन, दरी, बेडशीट, दीवान, मेजपोश, इन सब के अंदर भी आपस में अनुरूपता होनी चाहिए, तभी हमें चीज़ें सुंदर या सजावट हमारी सुंदर नज़र आएगी। तो आज हमने लय और अनुरूपता पढ़ा। उसके बाद हम कल जो है दबाव पढ़ेंगे और कलर का चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।